हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी जो आज की पहली न्यूज आई है दैट इज रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन। अभी पिछले ही कुछ दिन पहले एक इशू हमने पढ़ा था जिसके अंदर आपके फेक वोटर आईडी कार्ड्स मिले हैं, ठीक है, और वो आपकी तृणमूल कांग्रेस यानी वेस्ट बंगाल के अंदर ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है। इसी के चलते इलेक्शन कमीशन ने सभी पार्टीज को बुलाया है ताकि जो डुप्लीकेट ईपीआईसी नंबर जो मिले हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं, जो इश्यूज आई हैं और जो बाकी कंसर्न्स भी हैं पॉलिटिकल पार्टीज के प्रोसेस को लेके, उन्हें एडमिट किया जा सके, उन्हें कंसीडर किया जा सके और एक बेहतर तरीका निकाला जा सके टू फर्दर स्ट्रेंथन द इलेक्टोरल प्रोसेस, राइट। इसे आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन खुद अपनी तरफ से ये इनिशिएटिव ले रहा है जिससे कि वो रिस्टोर करना चाहता है वो फेथ, वो डिमिनर कि हाँ, इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से काम कर रहा है वो फेयर है, उसके अंदर कोई भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, राइट। उसी से रिलेटेड ये पूरा का पूरा आर्टिकल है दैट इज हेयर, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। इट इनवाइट्स लीडर ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज फॉर एन इंटरेक्शन टू फर्दर स्ट्रेंथन द इलेक्टोरल प्रोसेस and second number, poll body seeks suggestion from all the political parties by April 30 on any unresolved issue। अगर आपको लगता है कि इससे पहले भी कोई इश्यूज हैं जो रिजॉल्व नहीं किए गए हैं, उसके ऊपर भी आपका इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम बात करने के लिए रेडी हैं, आप लेकर आ जाइए सामने, राइट। सेकेंड ऑन द लीक इज फ्रॉम यूक्रेन, जहां पर बात हो रही है दैट दे हैव एग्रीड टू अ 30 डेज सीज फायर, कि 30 दिनों के लिए हम सीज फायर करके देखते हैं कि दोनों देश क्या उस पर सही तरीके से अमल कर पाते हैं या नहीं, ऑलराइट। और ये हो रहा है जब आपके यूएस के सीनियर ऑफिशियल डेलीगेशंस में बैठे हैं। ये सारी की सारी मीटिंग जो है वो कहाँ हो रही है? सऊदी अरेबिया में, जेदा सिटी के अंदर, ठीक है। तो आपको यूपीएससी किसी भी तरीके से पूछ सकता है, इसकी लोकेशन पूछ लेगा, सऊदी अरेबिया कहाँ हो रहा है वो पूछ लेगा, मीडिएशन के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है वो पूछ लेगा। तो ये चीज आपको इस आर्टिकल को उस तरीके से रखना है। सी हियर इट इज, यूक्रेन आफ्टर द टॉक्स इन सऊदी अरेबिया द टू साइड्स आल्सो एग्रीड टू कंक्लूड एज सून एज पॉसिबल अ डील ऑन द यूक्रेनियन मिनरल्स, ठीक है। और अभी जो है वो देखना चाह रहे हैं यूक्रेन, क्योंकि वो एक्सेप्ट करने को तैयार है कि यूएस नोम बेस्ड जो भी पर्टिकुलर हमारा सेट ऑफ ऑपरेटर्स रहेगा या जिस तरीके से भी सामने पैक्ट आएगा, यूक्रेन उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। ये चीज यहाँ पर बताई गई है, ऑलराइट। उसके बाद देखिए एक फोटोग्राफ आई है दैट इज रिलेटेड टू इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, श्रीनगर के आपके गार्डन की जो है वो इमेज आई है, जहां पर एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है ये डल लेक के पास श्रीनगर के अंदर। और इस सीजन के अंदर लगभग 1.7 मिलियन ट्यूलिप्स आते हैं जो 70 वैरायटी से ज़्यादा और बहुत सारे विजिटर्स की अट्रैक्शन का कारण बनते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इमेजेस होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है, इंफॉर्मेशन इसके अंदर वो आपको पता होनी चाहिए, ऑलराइट। एक तरफ ये चीज़ आ गई। देन उसके बाद देखिए आज के पेपर की जो कुछ प्राइम न्यूज़ है उनमें से एक यहाँ पर भी है, दैट इज ट्रेन अटैक हुआ है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। उसको होस्टेज बनाया गया है, वहाँ पे कुछ लोगों की मौत भी हो गई है और कुछ लोग अभी भी बंदी बनाए हुए हैं। उस चीज़ से रिलेटेड है ये। जाफर एक्सप्रेस जो क्यूट से पेशावर जा रही थी उसके ऊपर गन फायर हुआ और उसके अंदर लगभग जो है इसको डीरेल करके होस्टेज बनाया गया लोगों को, ठीक है। यहाँ पर पूरी क्वेश्चन उससे से रिलेटेड है। इट इज जस्ट अ रीड आउट आर्टिकल, यूपीएससी इसमें से सीधा सीधा कुछ नहीं पूछेगा, बट येस समथिंग हैज हैपेंड इन योर नेबरहुड, यू शुड नो कि किस एस्पेक्ट पे हुआ है, क्या चीजें हो रही हैं। एस्पेक्ट में आप इसको मान सकते हैं कि आपको इसे देखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो न्यूज आई है हमारी वो यहाँ से है, 283 इंडियंस ट्रैप्ड इन इल्लीगल जॉब्स रेस्क्यूड। ये चीज बहुत ही अलार्मिंग नंबर सामने आया है जिसके अंदर आपके फेक आपकी ये कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट कॉल्स आई लोगों को, ऑलराइट, जिसके अंदर उन्हें फेक जॉब ऑफर्स दिए गए और साउथ ईस्ट नेशन लाओस, कंबोडिया, वियतनाम के अंदर इन्हें एक तरीके से साइबर स्लेव बना के रखा गया। वहां पर फोर्सफुली इनसे साइबर क्राइम्स कराए गए हैं, चाहे वो फ्रॉडुलेंट कॉलिंग हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हो, या फिर आपकी यहाँ पर देखिए दिया हुआ है हनीकॉम से रिलेटेड हो। तो जितनी भी चीजें हैं वो इन नेशंस के साथ यहाँ पर इन्हें लोगों को फेस हुआ है। देयर पासपोर्ट्स वर सीज्ड बाय द कॉल सेंटर्स, ठीक है,
and they were mentally and physically tortured and also given electric shocks. तो बेसिकली इन लोगों को वहां पर बंधुआ मजदूर की तरह रोक लिया गया और इनसे जबरन वो चीजें कराई गई हैं। अब जाके जब आपकी मिनिस्ट्री की जो पूरी स्पेसिफिकली द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन जो सेंटर है उसने इस चीज को पूरे मामले की देखभाल करते हुए देखा है और इन लोगों को एयर इंडिया यानी एयरफोर्स जो है इंडियन एयरफोर्स वो इन लोगों को वापस लेकर आए। नाउ अगेन इट इज समथिंग क्योंकि ऐसे बहुत मजदूर बना के रख लिया जाता है और ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है जहां साइबर क्राइम सामने आया है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मामला अब किस तरीके से आगे टर्न आउट लेता है वो चीज देखने लायक रहेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको नंबर मिल जाएगा। इंटेलिजेंस इनपुट से पता लगा है कि जो सस्पेक्ट्स हैं वो वडोदरा, गोपालगंज, दिल्ली और हरियाणा से हैं जो इन लोगों को फेक कॉल सेंटर्स की एम्प्लॉयमेंट दिखाते थे और इन लोगों को फिर साइबर स्लेव्स बनाकर ले जाते थे। इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है आपका मामला सामने आया है। फेक टोकन करेंसी आपके क्राइम्स होते हैं उस सबसे रिलेटेड ये सारी चीजें सामने आई हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, नरेंद्र मोदी जी दैट इज आवर इंडियन प्राइम मिनिस्टर विल बी गेटिंग दी हाईएस्ट ऑनर अवार्ड ऑफ योर मॉरिशियस का जो हाईएस्ट ऑनर की ऑफ द इंडियन ओशियन। प्राइम मॉरिशियन के प्राइम मिनिस्टर चंद्र रामगोलम ने ये कहा है कि वो अपने टॉप मोस्ट ऑनर जो है मॉरिशियस का दैट इज द ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन ये नरेंद्र मोदी जी को देने वाले हैं। वो वहां पर 2 दिन की विजिट के लिए गए हैं, ठीक है, नेशनल डे सेलिब्रेशन के अंदर। और इस तरीके से पूरी लीग के अंदर नरेंद्र मोदी जी को इंटरनेशनल लेवल पर टोटल 20 अवार्ड्स मिल चुके हैं। ठीक है, ये 21st इंटरनेशनल ऑनर है जो नरेंद्र मोदी जी को किसी फॉरेन कंट्री के द्वारा दिया जाएगा। राइट, मॉरिशियस की अगर हम लोकेशन की बात करें तो ईस्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास मेडागास्कर से थोड़ा सा ईस्ट साइड में आपको मॉरिशियस, रियूनियन, सेशल्स मिल जाते हैं। और राइट, वन ऑफ द प्राइम कंट्रीज हैं इंडियन ओशियन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सागर इनिशिएटिव के चलते हो, IORA के चलते हो, राइट, इंडिया के लिए ये हमेशा फैमिली मेंबर की तरह रहा है और इसी चीज को ही रिपीट किया है नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच के अंदर कि हमारे जो रिलेशंस हैं वो बहुत फ्रेंडली आउटपुट पर हैं और उन्हीं चीज़ों को देखभाल करने के लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए वी आर हेयर। ठीक है, तो ये सारी की सारी आप देख सकते हैं, ये इमेज जो है कंप्लीटली उसी चीज़ के बारे में और टाइज को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसी यहाँ पर ही दिख गया है फॉर अस मॉरिशियस हिज फैमिली। एंड अब जो है ये जो हिस्टोरिक जो रिलेशंस हैं, जो हमारे रिलेशंस हैं उनको और ज़्यादा मजबूत करने की बात की जा रही है और ज़्यादा पॉजिटिव साइड पर। तो अगेन ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अवार्ड का नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक तो अवार्ड जो और मिले हैं वो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारे लिए फ्रॉम हियर इट इज टॉप इंटेलिजेंस चीफ्स विल मीट इन इंडिया दिस वीकेंड। इस वीकेंड पे भारत के अंदर एक एनक्लेव होने वाली है जिसको हमारे जो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवाल, वो हेड इन करने वाले हैं, जिसके अंदर लगभग बहुत सारे 16 नेशंस के जो आपके मेजरली जो ऑन द साइड ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड्स हैं वो मिलने वाले हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इट इज विद US डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गाबार्ड। ठीक है, वो उनके साथ मीटिंग है, वो भी आ रही हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, USA, न्यूजीलैंड, सेवरल अदर फ्रेंडली नेशंस जिनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं वो लोग न्यू दिल्ली में मिलने वाले हैं। और कहीं ना कहीं शायद उम्मीद की जा रही है कि कनाडा से भी रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। और इस आर्टिकल के अंदर जो ज़्यादा डिस्कशन हुई है वो इसी चीज़ के बारे में हुई है कि क्योंकि हमें पता है कनाडा के साथ जो रिलेशंस हैं वो थोड़े से लेवल पर चले गए, लेकिन करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इस तरीके की मीटिंग्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट बहुत होने वाली हैं। राइट, यही सारा कुछ यहाँ पर बताया हुआ है। राइट, और मीटिंग को जो टेक ओवर करेंगे दैट इज योर अजीत डोवाल जो आपके NSA हैं। ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए आशा वर्कर्स की इनकम की बढ़ोतरी की बात की गई है। आशा वर्कर जैसे हमें पता है दैट इज एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट
जितनी भी आपकी जो लोअर लेवल पर प्राइमरी प्री प्राइमरी लेवल पर जितनी भी सरकार की जो स्कीम्स होती हैं विलेज लेवल पर म्यूनिसिपैलिटी लेवल पर उसको जो रूपरेखा देखती हैं दे आर नोन एज आशा वर्कर्स, ठीक है, जैसे जिसे आंगनवाड़ी बोल देते हैं लोकल लैंग्वेज में, वहाँ पर और भी सारे जो रोल्स हैं जितने भी आपकी डोर टू डोर सर्विसेज हैं, चाहे वो पोलियो ड्रॉप से रिलेटेड हो या जो भी, आशा वर्कर्स का रोल बहुत प्राइम माना गया है स्पेसिफिकली रूरल लेवल में और आपकी ग्राउंड जीरो जो प्राइमरी एक्टिविटीज आपकी हैं वहाँ पर आपकी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसीलिए उसी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का जवाब देते हुए आपके जेपी नड्डा जी ने कहा है कि जितना जल्दी हो सकेगा ओवरड्यूज जो पेंडिंग हैं उनको भी पे कर दिया जाएगा और इनकी सैलरी की बढ़ाने की बात भी की गई है कि आने वाले टाइम में जल्द ही सैलरी बढ़ा दिया जाएगा, उनको ड्यू क्रेडिट दिया जाएगा। उसके बाद एक तरफ यहाँ पर जो मिनिस्टर है, जैसा हमें पता है कि मणिपुर के अंदर इस वक्त स्टेट इमरजेंसी लगी है और ऐसे में पूरा का पूरा जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव कंट्रोल है वो सेंटर के हाथ में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने वहाँ का बजट जो है वो आपके सेंटर के अंदर रखा, जिसकी एलोकेशन लगभग 35,000 करोड़ के आसपास है, मोर देन 32,000 करोड़ जो एक्सपेक्टेड थी, और 500 करोड़ का उन्होंने कंटिजेंसी फंड अलग से निकाला है ताकि चीज़ें जो है वो बेहतर हालात बनाए जा सके, ठीक है, बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हो सके। सो दे आर सेइंग कि फाइनेंशियली हम जितना मदद कर सकते हैं वी आर डूइंग इट। ग्राउंड लेवल पर स्टेट सर्विसेज और आपकी जो सेंटर है वो मिलके सब कुछ करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, जितना जल्दी हो सकेंगे हम हालात को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के बारे में ये पूरी बात है। तो आपको ये एक तरीके से ये पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी क्या क्या स्टेटस रहता है, स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल के टाइम पर क्या क्या रहता है, इस तरीके से आपको अपनी कमांड जो है वो अपने सब्जेक्ट के ऊपर होल्ड करनी है। ऑलराइट, ठीक है जी। नेक्स्ट जो चीज़ हमारी न्यूज़ में है वो देख लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू कंटेक्स्ट में एक आर्टिकल आज आया है, इज राइजिंग कंज्यूमर आरबीआई के डाटा के हिसाब से पिछले कुछ समय में, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट उन्होंने कहा है दैट हाउसहोल्ड डेट हैज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड टू कंसर्निंग लेवल्स, ऑन द अदर हैंड हाउसहोल्ड असेट्स, ठीक है, मतलब हाउसहोल्ड की जो असेट फॉर्मेशन है वो डिक्रीज कर रही है और जो उनका डेट है वो इंक्रीज कर रहा है, उसी चीज को ये पूरा समझने की कोशिश की जा रही है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द रिलीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, द स्टॉक ऑफ हाउसहोल्ड डेट हैज शोन अ ग्रेजुअल इंक्रीज, ऑलराइट, एंड द rising from 36 in June to 41%, ठीक है, even though household debt is lesser than most of the emerging economies, लेकिन फिर भी राइज जो है वो कंसर्न का मैटर है क्योंकि जीडीपी रेशियो थोड़ी सी इंक्रीज साइड पर है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर कुछ प्रोबेबल रीजंस माने जा रहे हैं कि दो तीन तरीके से इस चीज को समझा जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पर कंजम्पशन की बात हो रही है कि देयर आर सम वरीज, कुछ लोग जो हैं वो ओवर द कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं इसीलिए वो लोन्स ले रहे हैं, ठीक है, by prime and super prime buyers hide the fact that much of the borrowing for consumption purpose is being done by household with lower level of income। कंसर्न ये है कि आप कंजप्शन के लिए ले रहे हो लेकिन जो लोग लोन ले रहे हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू उनकी इनकम उतनी नहीं है कि बैक कर सके। इसके बाद इम्पैक्ट जो है वो डेट मल्टीप्लायर के ऊपर कैसे देखा गया है, यहाँ से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। देखिए the rise in borrowing for consumption specifically among household with lower level of income is something that require due attention। जो उन्होंने पहले कहा है कि सबसे ज्यादा कंसर्निंग बात उन लोगों के बारे में है जिनकी इनकम कम है लेकिन उसके बावजूद वो क्या कर रहे हैं, आपके लोन्स ले रहे हैं। अब इसके पीछे दो कारण बताए जा रहे हैं, ठीक है, या तो ये कि इन लोगों ने बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फेस कर ली है पेंडेमिक के दौरान और इसीलिए अब ये मीडियम ऑफ क्रेडिट कार्ड या लोन्स के थ्रू अपने जो इनकम है उसको टाइड अप करना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं।
मतलब कोविड के टाइम पर इनकी जो ऑफिशियल या फाइनेंशियल इकोनॉमी है वो उतनी स्टेबल नहीं रही है कि ये खुद के एक्सपेंसेस को रन आउट कर सके, इसीलिए इन्होंने अल्टरनेट रूट निकाल लिया है गैप को ब्रिज करने का, दैट इज द क्रेडिट मेकिंग। ऑलराइट, उन्होंने अपने वहां पर शॉर्टफॉल्स को, कंजप्शन शॉर्टफॉल्स को फिलफिल करने के लिए क्रेडिट कार्ड्स का यूज करना शुरू कर दिया है। और दूसरी जो बात कही जा रही है, और इज इट बिकॉज द फाइनेंशियल इनोवेशंस हैव अलाउड फॉर हाउसहोल्ड्स to undertake larger borrowings on the back of financial instrument like credit cards। दूसरी चीज जो बोल रहे हैं कि या फिर ये भी हो सकता है कि इतना ज्यादा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन ये लोग अपने क्रेडिट कार्ड्स को यूज करना ज्यादा बेहतर तरीके से सीख गए हैं। क्यों? क्योंकि आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो है, फाइनेंशियल इनोवेशंस बहुत ज्यादा हो गई हैं। नाउ दोनों ही सूरतों में अगर ऐसा कोई भी एक ऑप्शन है तो दोनों, अगर पहला ऑप्शन सही है जिसके अंदर आपकी इकोनॉमी की वीकनेस दिख रही है क्योंकि आपके कस्टमर के पास अभी तक पैसा नहीं आया है, और दूसरी अगर बात सच है जिसमें उसके पास पैसा है लेकिन उसके बावजूद बाय चॉइस वो क्रेडिट कार्ड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो लूप होल्स ढूंढना शुरू कर चुका है जो कि आगे चलकर बिग रन के अंदर आपकी इकोनॉमी के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। राइट, तो इन्हीं सब चीजों के बारे में आर्टिकल है यहाँ पर, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्टर लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द कैटेगरी ऑफ लोन, द फैक्ट दैट शेयर ऑफ कंजम्पशन लोन हैज बीन राइजिंग इज नॉट अ हेल्दी आउटकम। दे आर सेइंग कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो उन चीजों से रिलेटेड है जहां आपका जो लोन है वो कंजम्पशन नीड्स के लिए लिया जा रहा है रादर देन असेट फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अगर असेट बनाने के लिए लिया जाता तो उसे फिर भी मान लिया जाता था कि ठीक है इंसान बेच के कल को इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा, लेकिन अभी वो अपनी सिर्फ कंजम्पशन नीड्स के लिए कर रहा है, और ये चीज आपके मल्टीप्लायर इफेक्ट के ऊपर फर्क डालती है। अब मल्टीप्लायर इफेक्ट को समझ लेते हैं। देखिए, ये बताता है कि जब आप अपनी इनकम को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, वो रिटर्न में आपको कितना आउटबैक देती है, कितना आपको प्रॉफिट देती है, उस चीज को हम मल्टीप्लायर बोल देते हैं, ठीक है। कि आपने अपनी इनकम का कुछ पार्ट इन्वेस्ट किया, उससे कुछ प्रॉफिट कमाया और फिर उसको फिर कहीं ना कहीं पे मल्टीप्लाई करके लगा दिया इकोनॉमी के अंदर, दैट इज मल्टीप्लायर इफेक्ट। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, आप कुछ नया इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही कहीं पर कुछ नया असेट बना रहे हो, रादर आप इकोनॉमी में से ही उधार ले रहे हो और उससे अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप किसी एक इकोनॉमी के सर्कल के अंदर फंसे हुए हो जहां ना तो इकोनॉमी की ही बूस्ट ग्रोथ हो रही है, ना ही कोई आपकी आगे आपकी एडवांसमेंट हो रही है। राइट, इसीलिए इन्होंने कहा है कि जो रिचर हाउस होल्ड्स हैं उनका मल्टीप्लायर हमेशा से स्मॉल रहता है। रीजन मीन क्योंकि उनकी जो डे टू डे की जरूरतें हैं वो पूरी हो जाती हैं और इन्वेस्टमेंट उनकी ज्यादातर आउटलुम सोर्सेज पे रहती है। जो स्मॉल इनकम फैमिलीज हैं उनका मल्टीप्लायर हमेशा हाई रहता है क्योंकि वही इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, डे टू डे बेसिस की चीजें खरीदते हैं और शॉर्ट टर्म चीजों में इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो बार बार उस चीज को यूज कर सके। नाउ अगर आपका जो कस्टमर है वो ये इनकम जनरेट नहीं कर पा रहा है, वो इस तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो नेचुरली वहां पर आपका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो रिड्यूस होता दिखाई दे रहा है एंड इकोनॉमी के लिए ये चीज लॉन्ग रन के अंदर बेनिफिशियल नहीं होने वाली है, ऐसा इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल द राइज, यहाँ पर भी लिखा है द राइज इन बोरोइंग ऑफ कंजम्पशन specifically among households with lower level of income that require due attention। तो आप इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, ये पूरा आर्टिकल क्रेडिट क्रिएशन के बारे में है कि क्रेडिट जो है मतलब लोन लेने की जो टेंडेंसी है वो लोगों की बढ़ रही है। उसके पीछे दो कारण माने जा रहे हैं। सबसे पहले कि जो ट्रेंड नजर आ रहा है वो आ रहा है कि कंजम्पशन नीड्स को पूरा करने के लिए लोग लोन ले रहे हैं। अब इसके पीछे दो कारण हैं, या तो ये कि कोविड के बाद उनकी इकोनॉमी अब तक स्टेबल नहीं हुई है और इस ब्रिज को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, या फिर फाइनेंशियल इनोवेशन के चलते वो क्रेडिट कार्ड जैसी चीजों का यूज ज्यादा करना लग पड़े हैं। ठीक है, अब दोनों ही सूरतों में अगर वो ये वाला ऑप्शन कर रहे हैं जिसके अंदर वो अपनी क्रेडिट क्रिएशन को पूरा कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड मतलब आपकी मैक्रो इकोनॉमी अब तक स्टेबल नहीं हुई है, और अगर वो फाइनेंशियल इनोवेशन के चलते ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम के लूप होल्स को शो कर रहा है। दोनों ही सूरतों में लॉन्ग टर्म के अंदर आपकी इकोनॉमी को इसके हार्ड रिपरकशंस फेस करने पड़ सकते हैं, इसीलिए इस चीज को बहुत ही
सही तरीके से कंसर्निंग वे में सामने देखते हुए आपके इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है कि ज़रूरत है इसको सही तरीके से समझा जा सके और चीज़ों को केटर करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। ठीक है जी, ये पूरा आर्टिकल आपने इस रेफरेंस में पढ़ना है। आई नो इकोनॉमी का आर्टिकल है बट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ेंगे आप इसको। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, एक्स फिलिपाइन की जो प्रेसिडेंट है उन्हें क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए हेल्ड कर लिया गया है आईसीसी के रिपोर्ट्स के हिसाब से। ठीक है, जो वारंट निकला था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उन्होंने वारंट किया था एंड इट इज़ अबाउट रोड्रिगो डुटरेटे। देखिए यहाँ पर है, और इनको अरेस्ट किया गया है मनीला से, फिलीपाइंस। रीज़न ये है कि जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्योंकि इन्होंने बहुत हज़ारों लोगों की जान मारा है, लोगों को लिटरली डेथ की है उनकी, मोस्टली पुअर में, ऑफन विदाउट प्रूफ दैट दे वर लिंक्ड टू ड्रग्स। इन्होंने कैंपेन चलाया जिसके अंदर ही वॉज अगेंस्ट दी ड्रग डिटेंशन से रिलेटेड था, वॉर ऑन ड्रग्स। लेकिन इस वॉर ऑन ड्रग के चलते इन्होंने बहुत सारे जो निर्दोष लोग थे उनकी भी जो है वो डेथ कराई है, उनकी किलिंग्स कराई है, जिसके चलते इनको अरेस्ट किया गया है आईसीसी की क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अंदर। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा न्यूज़ में रख लेनी है ध्यान में। ऑलराइट, उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज़ रिलेटेड टू ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के अंदर अनटाइमली जो है आपके पोल सामने आए हैं। ठीक है, वो हुए हैं, उनके रिजल्ट अभी आने वापस बाकी हैं। अब अगेन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को पॉजिटिवली देख रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं, लेकिन मेजर जो कंसर्न है इन लोगों का, दे आर सेइंग दैट ग्रीनलैंड इज ओपन फॉर बिजनेस बट इज नॉट फॉर सेल। ठीक है, तो उन लोगों का मानना ये है कि ठीक है, हम वी आर सपोर्टर्स ऑफ अमेरिका बट वी डोंट वांट टू बी अमेरिकन्स। ठीक है, वी वांट टू बी एज आर हैविंग आवर ओन आइडेंटिटी, और हम उसी तरीके से जीना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है ना, वो आपके बेस का नाम यूज हुआ है, दैट इज प्यूटिफिक स्पेस बेस। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, प्यूटिफिक स्पेस बेस, जिसे पहले थुल्ले एयर फोर्स बेस भी कहा जाता था। यूएस का एक एयरफोर्स बेस है ये, जो आपके ग्रीनलैंड के अंदर है। ठीक है, ताकि वो आर्कटिक के ऊपर कंट्रोल रख सके वहां से। इसको कैसे भी करके यूपीएससी प्रीलिम्स वगैरह में पूछ लेगा, बिकॉज ग्रीनलैंड बहुत टाइम से न्यूज़ में चल रहा है और यूएसए का वहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो स्पेस नाम है इस बेस का, ये स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है, दैट इज प्यूटिफिक स्पेस बेस, और यू कैन से थुल्ले एयरफोर्स बेस। ऑलराइट, ये चीज़ आपको ध्यान से समझ कर इस चीज़ को रख लेनी है। ऑलराइट, सो उसके बाद जो हमारी न्यूज़ है, एक यहाँ से आई है, कनाडा के ऊपर यूएस ने टैरिफ को डबल कर दिया है, मेजरली ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, तो टैरिफ वॉर के चलते चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं, वो चीज़ भी आ चुकी है हमारे सामने। एंड उसके बाद अभी ये एक फ्यूकुशिमा क्लीनअप इफेक्ट चल रहा है, जिसके चलते ये माना जा रहा है कि जितना टाइम इसको मेल्टेड डेब्रीज को लगाने के लिए लगेगा वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। जापान का ये पूरा का पूरा मामला है, जो सुनामी और आपके अर्थक्वेक आने की वजह से पूरा का पूरा जो फ्यूकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका जो मटेरियल है वो मेल्ट आउट हो गया था। रेडियो एक्टिव मटेरियल है, हाईली पॉइजनस बन चुका है। ठीक है, तो रेडिएशंस जो यहाँ से लीक होंगी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं, इसीलिए इसकी क्लीनअप प्लांट की जो एस्टिमेटेड डेट है वो भी 2051 है। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये पूरी केस स्टडी की किस तरीके से चीज़ें हुई, दूसरा कहाँ पर है, जापान के अंदर है, क्या चीज़ चल रही है, क्योंकि ऐसा ही कुछ कुछ सिमिलर आपके यहाँ भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हमने पढ़ा पीतमपुर के अंदर, वहाँ पर उसके वेस्ट को लेके जो चीज़ें चल रही है वैसा कुछ कोरिलेशन बन रहा है। तो उस चीज़ को आप एक तरीके से ये मान सकते हैं कि जापान किस तरीके से अपने इस प्रॉब्लम को हैंडल कर रहा है और भारत कैसे कर रहा है, इसको कोरिलेट करके किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। All right, so that's all from today's newspaper discussion. I hope you will like the video, and for more such informative videos, stay tuned to Dronacharya IAS. Thank you.